हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास जो थी उसमें हम रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे थे। तो जो परिसंचरण तंत्र जो होता है उसमें हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक जो था रुधिर परिसंचरण तंत्र, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और ये रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है उसको तीन भागों में डिवाइड करके हम लोग बात करेंगे। पहला भाग जो पढ़ रहे थे हम लोग ब्लड, दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे हृदय जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, और तीसरा भाग जो होगा वो रुधिर वाहिनिकाएं जो होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने रुधिर जो टॉपिक था वो स्टार्ट कर लिया था, और रुधिर के बारे में इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में भी बात कर ली थी। आज हम लोग बात करते हैं, जिन्होंने प्लाज्मा वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हो या इससे पहले वाली क्लास नहीं पढ़ी हो तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर जो मेरी जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो टॉपिक है हिंदी मीडियम का, उसका फर्स्ट लेक्चर आप लोग वहाँ से देख लें। अब हम लोग आज बात करते हैं जो ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं। यूजुअली क्या होता है, रुधिर का जो निर्माण होता है वो दो भागों से होता है। पहला भाग तो प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है ब्लड कार्पसेल्स, जिन्हें रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। रुधिर कणिकाओं की अगर बात करते हैं तो ये रुधिर का ठोस भाग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रुधिर कणिकाओं के बारे में। देखो, रुधिर कणिकाएं जो होती हैं जिन्हें ब्लड कार्पसेल्स कहा जाता है, ये रुधिर का ठोस भाग होती हैं, पहली बात तो ये। और कुल रुधिर का 45% भाग बनाती हैं रुधिर कणिकाएं। ये 3 प्रकार की होती है। अगर इसके प्रकारों की बात करते हैं तो प्रकारों में सबसे पहला प्रकार हमारे पास आता है आरबीसी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल। अब ये रेड ब्लड सेल जो होती हैं इसे लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। अभी लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इसका एक और टेक्निकल नेम होता है जिसे बोला जाता है एरिथ्रोसाइट। इसके बाद सेकंड जो होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी, जिसे वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, और हिंदी में इसे कहा जाता है श्वेत रुधिर कोशिका। देखो, इसे कणिका कहा जाता है, इसे कोशिका कहा जाता है। इसे कणिका इस वजह से कहा जाता है क्योंकि परिपक्व जब अवस्था आती है तो इस कोशिका का जो केंद्रक होता है वो एब्सेंट हो जाता है, यानी स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता उसका रीजन में हम लोग बात करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। यूजुअली अगला जो हमारा तीसरी प्रकार की जो होती है उसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और इसे थ्रोम्बोसाइट, और नॉर्मल जो नेम होता है प्लेटलेट्स। डेंगू जो डिजीज होती है उसमें आप लोगों ने प्लेटलेट्स का नाम सुना होगा। हिंदी में कहा जाता है पट्टिकाणु या फिर बिंबाणु। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु या बिंबाणु, जिसे टेक्निकल जो मेडिकल टर्म में नाम है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आरबीसी के बारे में। देखो, आरबीसी के बारे में सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आरबीसी जो होती है इसकी खोजकर्ता की बात करते हैं। तो आरबीसी की खोज सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी, तो जीवित कोशिका को जब देखा था तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो था उन्होंने आरबीसी को ही देखा था। तो इसके जो खोजकर्ता जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी थी। अब इसके बाद इसकी उपस्थिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो उपस्थिति में मेन चीज ये आती है कि जितने भी कशेरुकी जंतु जो होते हैं जिन्हें वर्टेब्रेट्स कहा जाता है, तो कशेरुकी जंतु में फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। परम तो फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स ये सब कशेरुकी जंतु होते हैं। इन सब में आरबीसी जो होती है वो उपस्थित होती है। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करते हैं इसके साइज की हम लोग बात करते हैं तो इसका साइज जो होता है 7.5 म्यू होता है, ये मनुष्य में होता है। ठीक है, अगर सबसे बिगेस्ट या सबसे बड़ी आरबीसी की बात करते हैं
सबसे बड़ी आरबीसी जो पाई जाती है वो एक जंतु होता है एम्फीयूमा। एम्फीयूमा जो एम्फीबिया वर्ग जो होता है उसका जंतु होता है एम्फीबिया, जिन्हें उभयचर कहा जाता है, जिसमें 80 म्यू आकार की आरबीसी सबसे बड़ी पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो हाथी जो होता है, जो स्तनधारी जंतुओं में आता है, तो स्तनधारी जंतुओं में सबसे बड़ी जो आरबीसी पाई जाती है वो पाई जाती है हाथी में, और हाथी में जो इसकी जो आकृति पाई जाती है 9.3 म्यू पाई जाती है। उसके बाद आगे बात करते हैं सबसे छोटी आरबीसी की, तो सबसे छोटी जो आरबीसी जो पाई जाती है वो पाई जाती है मस्क डीर। ये मस्क डीर जो होता है उसे कस्तूरी मृग कहा जाता है, और ये जो कस्तूरी मृग जो होता है इसमें जो इसका आकार जो पाया जाता है 2 से 3 म्यू होता है। ये तो हो गई साइज की बात। अब साइज के बाद अगला टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है शेप, यानी आरबीसी का जो आकार होता है, यानी जो आकृति आकार तो होता है 7.5 म्यू, और अगर आकृति की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो मैमल्स जो होते हैं यानी स्तनधारी जो जंतु होते हैं, स्तनधारी जंतु मैमल्स जो होते हैं, तो मैमल्स में इसका मैमल्स में जो इसका शेप जो होता है वो यूजुअली वृत्ताकार और उसके साथ साथ उभयावतल होता है, यानी कुल मिला के इस आकृति का होता है, इसे गोल ना होकर इस डमलाकार आकृति या वृत्ताकार उभयावतल आकृति का होता है। आगे बात करते हैं, जैसे अब स्तनधारी जंतु यानी मैमल्स के बाद, जैसे ये मैमल्स तो खत्म हो गया, फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एवीज में अगर बात करते हैं, फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एवीज जो होती हैं उसमें अगर बात करते हैं तो इसका आकार जो होता है अंडाकार, और अंडाकार आकृति का होने के साथ साथ इसकी आकृति जो होती है उभयोत्तल जो होती है उस प्रकार की होती है। तो इसकी आकृति तो बाइकनकेव, इसकी बाइकॉन्वेक्स यानी उभयोत्तल होती है, और इसकी आकृति उभयावतल होती है। तो आपको ध्यान रखना है स्तनधारी जंतु जो होते हैं उनकी आरबीसी का आकार वृत्ताकार उभयोत्तल होता है, और फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज के जो जंतु होते हैं, एवीज वर्ग के जो जंतु होते हैं उनकी जो आकृति जो होती है वो अंडाकार, और अंडाकार होने के साथ साथ उभयोत्तल आकृति की होती है। इस बारे में आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। देखो एक अपवाद भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज जो होते हैं इनमें जो यानी जो आरबीसी जो होती है उसका आकार अंडाकार उभयावतल होता है, और लेकिन स्तनधारी जंतुओं में किस प्रकार का होता है? वृत्ताकार उभयावतल। लेकिन स्तनधारी जंतुओं में 2 ऐसे अपवाद हैं जिनमें उस आरबीसी की आकृति जो होती है वो वृत्ताकार उभयावतल ना होकर कैसी होती है? अंडाकार उभयोत्तल, यानी ये अपवाद होते हैं। यानी ऊंट और लांबा जो होता है, तो ऊंट और लांबा जो होता है उसमें ये दोनों स्तनधारी होते हुए भी इनमें जो आरबीसी का आकार होता है कैसा होता है? अंडाकार उभयोत्तल। और एक अपवाद चीज़ और आप ध्यान रखें, मैंने डायग्राम में यहाँ पर तो केंद्रक बनाया, इसमें केंद्रक नहीं बनाया, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि परिपक्व जो आरबीसी होती है स्तनधारी जंतुओं में, तो स्तनधारी जंतुओं में परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप ऊंट और लामा जो होता है उस ऊंट और लामा में केंद्रक आरबीसी में पाया जाता है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखें। और फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज जो होते हैं इन सब की आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक उपस्थित होता है, बल्कि स्तनधारी जंतु जो होते हैं उनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता। परिपक्व जो आरबीसी होती है प्रारंभिक अवस्था में जो केंद्रक होता है लेकिन बाद में नहीं होता। इसका रीजन ये होता है कि हम पढ़ रहे हैं मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र। हमने इससे पहले श्वसन तंत्र के बारे में बात करी थी। तो जो ऑक्सीजन जो होती है उस ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर की सहायता से किया जाता है। तो होता क्या है कि आरबीसी जो होती है उसकी संरचना के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो रुधिर होता है वो शरीर के उन भागों में पहुंचता है जहां पर उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम। इस वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन अगर उस कोशिका में भर जाएगी तो ज़्यादा
ज़्यादा ऑक्सीजन को उसको पहुंचाने का काम होगा। इस वजह से एक तरह का अडेप्टेशन हो जाता है कि स्तनधारी जंतुओं के शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए उनकी कोशिका का जो केंद्रक होता है उसका कोई काम नहीं होता। इसलिए आरबीसी जैसे परिपक्व होती है तो केंद्रक जो होता है उनका नष्ट हो जाता है और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन भर जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ऑक्सीजन जो होती है उसको ज़्यादा ज़्यादा फिल करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा भराव उसमें हो जाए, इस वजह से उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये रीज़न था स्तनधारी। बल्कि ऊंट और लामा कुछ ऐसे एनिमल अपवाद हैं कि इनके जो ऑक्सीजन जो होती है, यानी इनकी बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी ऐसे अडेप्टिव होती है क्योंकि ये दोनों मरुद्भिद आवासों में पाए जाते हैं। तो मरुद्भिद आवासों में पाए जाने की वजह से इनकी आरबीसी में जो ऑक्सीजन जो होती है उस ऑक्सीजन का फील्ड जो होता है, उस ऑक्सीजन का भराव जो होता है वो कम होता है। इस वजह से होता क्या है कि इनकी आरबीसी जो होती है उनमें केंद्रक जो होता है वो प्रेजेंट होता है। बल्कि ये दोनों स्तनधारी जंतु हैं तो ये दोनों अपवाद है। तो आप ध्यान रखें, दो ऐसे स्तनधारी जंतु हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होता है। बाकी जितने भी स्तनधारी जंतु होते हैं उनकी किसी की भी आरबीसी, परिपक्व जो आरबीसी शब्द जोड़ना, आप लोग परिपक्व शब्द जब भी जोड़ोगे तभी वो सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। क्योंकि परिपक्व आरबीसी में ही केंद्रक अनुपस्थित होता है, जो प्रारंभिक आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है स्तनधारियों में भी। तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखें। इसी प्रकार ध्यान रखें कि मृत आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है वो किसको कहा जाता है? मृत शब्द आपको जरूर लगाना। मृत आरबी, मरी हुई आरबीसी का ही कब्रिस्तान। कौन? कब्रिस्तान का मतलब क्या होता है? मरे हुए लोगों को पहुंचाया जाता है। तो मृत आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है प्लीहा कहलाता है। अगर आरबीसी का कब्रिस्तान पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन ही गलत होता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखें। आगे बात कर लेते हैं शेप के बाद अगर हम इसके संख्या की बात करते हैं तो संख्या में सबसे पहली चीज आती है हेमेटोक्रीट वैल्यू। हेमेटोक्रीट वैल्यू जो होती है वो 99% होती है। यानी कुल जो ब्लड कार्पसेल्स यानी कुल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, यानी तीनों की तीनों रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, उन तीनों की तीनों रुधिर कणिकाओं में से सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी कोशिकाएं होती है? आरबीसी होती है। यानी लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई, यानी 99% तो आरबीसी होती है, 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। इसके साथ साथ आप लोग एक शेप में एक चीज़ और ध्यान रखें, एक चीज़ होती है एनिसोसाइटोसिस। एनिसोसाइटोसिस का मतलब होता है अगर आरबीसी के आकार में परिवर्तन होता है तो उस रोग को या उस डिजीज को क्या कहा जाता है? एनिसोसाइटोसिस कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हेमेटोक्रीट वैल्यू तो 99% होती है। अब संख्या को यानी आरबीसी की संख्या को मापने के लिए एक उपकरण जो होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये उपकरण जो होता है उसे कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। तो ये हीमोसाइटोमीटर जो होता है वो इसके मापने का उपकरण होता है। अगर बात करते हैं संख्या की तो संख्या जो होती है मेल फीमेल में अलग अलग होती है। अगर मेल में बात करते हैं तो मेल में जो इसकी संख्या जो होती है 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है प्रति 100 ml ब्लड में। यानी 100 ml ब्लड में जो मनुष्य जो होता है, यानी मनुष्य में जो पुरुष जो होता है उस पुरुष में 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर 100 ml जो रुधिर होता है उसमें आरबीसी सामान्यतः प्रेजेंट होनी चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य में, पुरुष में। अगर महिला की बात करते हैं यानी फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में 45 लाख प्रति mmq प्रति घन मिलीमीटर कितने ब्लड में? 100 ml ब्लड में। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबी की, यानी जो शिशु जो न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, न्यूबॉर्न बेबी, तो 68 लाख प्रति मिलीमीटर यानी प्रति घन मिलीमीटर प्रति 100 ml ब्लड में इतनी क्वांटिटी में आरबीसी प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति स्वस्थ है। अन्यथा अगर इससे कम है या ज़्यादा है तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। अगर आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, यानी अगर आरबीसी जो होती है उस आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है तो इस रोग को कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया। और पॉलीसाइथीमिया जो डिजीज़ होती है वो
जो पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर होती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहाँ पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। इसी वजह से जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके शरीर का जो रंग होता है वो रेड कलर, क्योंकि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है इसलिए उनका फेस जो होता है, उनकी बॉडी जो होती है वो रेड कलर की शो होती है, रेड कलर की दिखाई देती है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं आरबीसी की संख्या जो होती है अगर उसमें कमी आ जाती है तो उसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइटोपीनिया। तो ये एरिथ्रोसाइटोपीनिया जो होता है एनीमिया से संबंधित जो रोग होता है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, तो एनीमिया संबंधित रोग जो होता है उस अवस्था को एरिथ्रोसाइटोपीनिया कहा जाता है। तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि पॉलीसाइथीमिया और आरबीसी की संख्या में कमी जो होती है वो एरिथ्रोसाइटोपीनिया कहलाती है। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। इसके बाद अगर बात करते हैं लाइफ स्पान की, लाइफ स्पान का मतलब होता है जीवन काल, यानी आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल आपको ध्यान में रखना है 120 दिन होता है, यानी 120 दिन आरबीसी जो होती है वो मनुष्य जो होता है यानी ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें जीवित रहती है, उसके बाद ये नष्ट हो जाती है। और आरबीसी जो डैमेज होती है या आरबीसी जब निष्क्रिय हो जाती है तो आरबीसी का जो अपघटन जो होता है या आरबीसी का संग्रह जो होता है यानी मृत आरबीसी का संग्रह जो किया जाता है वो किया जाता है स्प्लीन जो होता है प्लीहा में किया जाता है। तो मृत आरबीसी जो होता है उसका कब्रिस्तान जो कहा जाता है वो प्लीहा को कहा जाता है। और ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को पाचन तंत्र में पढ़ाया था कि लिवर जो होता है उस लिवर में ही आरबीसी का विघटन होता है। तो आरबीसी का विघटन लिवर में होता है और इस विघटन होने का मतलब है कि मारने वाला आरबीसी यानी लिवर होता है और इस लाश को ठिकाने लगाने वाला जो होता है यानी कब्रिस्तान जो होता है वो हो कहता है प्लीहा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। सबसे ज़्यादा जीवन काल जो होता है आरबीसी का वो कुत्ते में होता है, यानी जो डॉग होता है उस डॉग में इसका जीवन काल 124 दिन का होता है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। अब हम लोग इन सब कॉमन बातों के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आरबीसी के निर्माण से संबंधित है, यानी आरबीसी का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था आरबीसी या रुधिर का जो निर्माण जो होता है वो लाल अस्थि मज्जा जो होती है यानी लंबी अस्थियां जो होती है उस लंबी अस्थियों में लाल अस्थि मज्जा भरा हुआ होता है। उस लाल अस्थि मज्जा में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं से ही ये आरबीसी का निर्माण होता है। तो चलिए बात करते हैं आरबीसी के निर्माण से रिलेटेड। अब देखो बात करते हैं आरबीसी के निर्माण की। तो आरबीसी का जो निर्माण की जो प्रक्रिया जो होती है इस प्रक्रिया को कहा जाता है एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस जो होता है इसका मतलब होता है आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोपोइसिस। प्रेरित हार्मोन जो होता है यानी आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन जो होता है वो किडनी से स्त्रावित होता है, यानी वृक्क जो होते हैं उन वृक्क से स्त्रावित होने वाला एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन होता है, एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन। ये एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन जो होता है वो किडनी से स्त्रावित होता है जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। अगर प्रक्रिया की बात करते हैं तो प्रक्रिया में सबसे पहली चीज आती है जो लंबी अस्थियां जो होती हैं उस लंबी अस्थियों में पाया जाता है रेड बोन मैरो, यानी लाल अस्थि मज्जा। ये लाल अस्थि मज्जा जो होती है उसमें विशेष प्रकार की मायोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। इस मायोब्लास्ट कोशिका को स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल जो होती है उसमें टोटिपोटेंसी का गुण होता है, यानी पूर्ण शक्तता का गुण होता है। एकमात्र इस कोशिका से पूरे जीव का क्लोन तैयार किया जा सकता है, यानी वो सभी लक्षण उसमें प्रेजेंट होते हैं जिससे पूरा का पूरा कॉपी बनाई जा सकती है किसी भी जीव की। आगे बात करते हैं मायोब्लास्ट कोशिका जो होती है इससे बनता है पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से बनता है एरिथ्रोब्लास्ट, और एरिथ्रोब्लास्ट जो होता है इससे एक कोशिका बनती है जिसे बोला जाता है नॉर्मोब्लास्ट। और नॉर्मोब्लास्ट कोशिका जो होती है इससे दो प्रकार की कोशिका बनती है, रेटिक्यूलोसाइट और एक बनती है एरिथ्रोसाइट।
ये केंद्रक रहित होती हैं और ये केंद्रक युक्त होती हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि लंबी अस्थियां जो होती हैं उसमें पाया जाता है रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, जिसमें विशेष प्रकार की मायोब्लास्ट कोशिका स्टेम सेल कहा जाता है। इसमें डिवीजन होता है, इससे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल का निर्माण होता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से एरिथ्रोब्लास्ट का निर्माण होता है, एरिथ्रोब्लास्ट से नॉर्मोब्लास्ट सेल का निर्माण होता है, नॉर्मोब्लास्ट सेल से रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट सेल जो होती है उसका निर्माण होता है। ये इसकी प्रक्रिया है। आगे बात करते हैं, अगर आरबीसी के कलर की बात करते हैं, रंग की अगर बात करते हैं, तो जब ये एकल अवस्था में होती है यानी सिंगल अवस्था में होती है तो ये येलो कलर की होती है, और जब ये समूह में होती है तो ये रेड कलर की होती है। इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। अब इसके बाद अगर हम आरबीसी की संरचना की अगर बात करते हैं तो आरबीसी की संरचना में एक विशेष प्रकार की इकाई कला पाई जाती है। यूनिट मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि जंतु कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। उसे बोला जाता है डोनेनस मेम्ब्रेन। अब ये डोनेनस मेम्ब्रेन जो होती है वो नेगेटिव आयन जो होते हैं उनके लिए पारगम्य होती है। इसके बाद इस आरबीसी का जो कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें जितने भी कोशिकांग जो होते हैं और कोशिकांग होने के साथ साथ केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक और जितने भी कोशिकांग होते हैं वो इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आरबीसी जो होती है इसके कोशिका यानी इसका जो कोशिका द्रव्य जो होता है, इसके कोशिका द्रव्य में खनिज लवण, जल, कार्बनिक एनहाइड्रेट, एंजाइम और उसके साथ साथ स्टोरोमेटिन एक प्रोटीन होती है, स्टोरोमेटिन प्रोटीन। ये स्टोरोमेटिन प्रोटीन जो होती है इसे आरबीसी का कंकाल कहा जाता है। तो ये इस प्रकार की प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है, स्टोरोमेटिन प्रोटीन, जिसे आरबीसी का कंकाल कहा जाता है। तो ये सारे कोशिका द्रव्य में ये सब प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ आरबीसी जो होती है इस आरबीसी में हमेशा केंद्रक नहीं पाया जाता, इस वजह से अनाक्षी श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन आरबीसी में संपन्न होता है। तो ये सारी बातें थी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आरबीसी जो होती है उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है तो आरबीसी का जो रंग का निर्धारण जो होता है वो विशेष प्रकार के श्वसन वर्णक की वजह से होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं। हीमोग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यह आरबीसी जो होती है उसमें उपस्थित होता है, और आरबीसी का जो लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो यूजुअली हीमोग्लोबिन दो भागों से मिलकर बना होता है, यानी हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक तो होता है हीम समूह और एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन। देखो हीम समूह जो होता है उसमें Fe+2 आयन जो होता है वो उपस्थित होता है, और ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है वो उपस्थित होती है। ठीक है, अगर इसके मात्रा की बात करते हैं तो जो मेल जो होता है, मेल के जो 100 ml हमेशा जब भी जांच की जाती है 100 ml ब्लड ही निकाला जाता है। टेस्टिंग जो होती है ब्लड की, तो ब्लड का कोई भी कंपाउंड चेक किया जाए तो 100 ml ब्लड में ही किया जाता है। तो मनुष्य यानी जो मेल जो होता है यानी पुरुष जो होता है उस पुरुष में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में होती है स्वस्थ व्यक्ति में। उसके बाद फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल में ये 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन जो होता है, एक हीमोग्लोबिन का अणु जो होता है यानी एक हीमोग्लोबिन का अणु जो होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं से बॉन्डिंग करता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
तो एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणु से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिससे रुधिर जो होता है शुद्ध हो जाता है। जैसे हम कहते हैं शुद्ध रुधिर और अशुद्ध, तो शुद्ध रुधिर का मतलब होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन उस रुधिर में प्रेजेंट है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन जो होता है, उस हीमोग्लोबिन का जो विघटन जो होता है, उस हीमोग्लोबिन के विघटन जो होता है वो लिवर में होता है। लिवर में विघटन होने से क्या होता है कि हीम समूह जो होता है इसका आयरन तो लिवर में संग्रहित हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जो ग्लोबिन प्रोटीन का विघटन होता है तो उससे बिलिरुबिन और बिलिवर्टिन पित्त वर्णकों का निर्माण होता है। यानी आरबीसी के विघटन से कुछ विशेष प्रकार के पित्त वर्णकों का निर्माण होता है, और इन पित्त वर्णक जो होते हैं उनको मल के साथ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आरबीसी जो थी उस आरबीसी से रिलेटेड सारी बातें कंप्लीट कर ली। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा डब्ल्यूबीसी, तो उससे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।